हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और आज जो शख्सियत हमारे सामने है वो है धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा इनका नाम है। इन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 102वीं रैंक प्राप्त की है। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। बताइए आपने कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन की। उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी, घर में और कौन कौन है, पढ़ाई का माहौल कैसा रहा अभी तक, सब कुछ बताइए हमें। सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए। धन्यवाद नाम जैसा कि आपको पता ही है, नाम धर्मेंद्र शर्मा। बेसिकली रामगढ़ अलवर से मैं बिलोंग करता हूँ। इस प्रारंभिक शिक्षा रामगढ़ से ही हुई थी, पर पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़े थे। राजेश स्कूल, राजेश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद 11वीं 12वीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ से की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन बीएससी मैंने आरआर कॉलेज अलवर से की थी। बीएड लॉर्ड्स इंटरनेशनल कॉलेज से की थी। उसके बाद एमएससी ओपन यूनिवर्सिटी से की थी, महावीर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से की थी। घर में पारिवारिक स्थिति ठीक थी। पापा पोस्ट मास्टर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं अभी। इसके अलावा घर में मम्मी है, दो भाई हैं मुझसे बड़े, एक सिस्टर है, एक सिस्टर मैरिड है। ओके। पढ़ाई के लिए घर वालों ने शुरू से ही सपोर्ट किया है कि पढ़ो आप। ये उन्होंने कभी पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं बोला कि भाई पढ़ाई नहीं करनी है, हमेशा मोटिवेट किया है कि पढ़ाई करो। तो घर में जो आपके और भी जो कजन्स हैं या फिर आपके भाई बहन जो हैं वो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है या तैयारी कर रहे हैं, क्या चल रहा है? एक भैया एमकॉम करके वो अकाउंटेंट है, प्राइवेट कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में है। ओके। और छोटी सिस्टर है मुझसे, जो वो नेट की तैयारी कर रही है। ठीक है। बाकी मैं जो गवर्नमेंट जॉब में। ओके, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक है। आपका जो गांव है उसमें शिक्षा का माहौल कैसा है? मतलब कि खेती के प्रति रुझान ज्यादा है लोगों का या फिर सरकारी जॉब के प्रति ज्यादा रुझान है? क्योंकि जैसे हम जानते हैं अलवर और जयपुर पास पास में पड़ते हैं, तो जनरली जो लोग होते हैं दौसा के, अलवर के, वो क्या करते हैं कि जयपुर चले जाते हैं एग्जाम के लिए, कोचिंग के लिए जयपुर चले जाते हैं और वहीं से कोचिंग करके फिर एग्जाम निकालते हैं। तो क्या माहौल है? ऐसा माहौल है या सिर्फ खेती वाला माहौल है? क्या रहता है माहौल गाँव का? सर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, रामगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब तरह के लोग प्रेजेंस होते हैं। कुछ ओके। खेती से रिलेटेड भी हैं, कुछ एजुकेशन भी है। हमारे अलवर में ही काफी अच्छे कोचिंग वगैरह हैं, तो लोग बाग पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं फिलहाल। तो हम्म। पढ़ाई के लिए अलवर आते हैं। और जो थोड़े फैमिली उनका बैकग्राउंड अच्छा है, वो जयपुर या दिल्ली भी चले जाते हैं कोचिंग करने के लिए। हम्म। तो पढ़ाई, और फिलहाल तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बहुत ज्यादा है, तो सब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तैयारी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आप किस एज में जयपुर, या आपने कहाँ से पढ़ाई की? आपने सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग वगैरह की है कहीं से? मैंने कोचिंग की है जयपुर से। जयपुर से। तो ये जो आपका रीट का एग्जाम था वो फर्स्ट एग्जाम था या उससे पहले भी आप कोई एग्जाम दे चुके हैं? और जब आप जयपुर आए थे तो क्या एज रही थी आपकी? कैसे अपने आप को संभाला आपने? कैसे धैर्य बनाए रखा कि चलो यार, एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरे की तैयारी करते हैं? कैसे अपने आप को बनाए रखा आपने? अगर सेकंड ग्रेड टीचर वाले इसकी बात करें तो सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो एज में जब बीएड कर रहा था उस टाइम बस चेक करने के लिए दिया था कि पेपर कैसा होता है। उस टाइम ना तो मैं उसमें एलिजिबल था और ना ही मैंने उसकी तैयारी की थी। लेकिन उसके बाद फर्स्ट मेरा पेपर था वो रीट का था। हम्म। रीट में ऐसा था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो मतलब उसको बिल्कुल इजी वे में समझते थे कि रीट में ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। पर जब उसकी तैयारी भी मैंने अलवर कोचिंग करके की थी तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, मैं कुछ रीजन से रह गया, हम्म। 4 या 5 नंबर से। उसमें ओके। मेरे 108 नंबर आए थे। कुछ ग्रेजुएशन का वेटेज मिल गया था उसमें, तो मेरा ग्रेजुएशन थोड़ा वीक था हम्म। परसेंट में, तो उस वजह से मैं रह गया था। फिर थोड़ा एकदम से ऐसा लगता है कि ईगो होता है जो हमारा, वो टूटा कि भाई इतना इजी वे में भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब। तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि तैयारी बहुत अपर लेवल से करनी पड़ेगी। तो जी। उसी टाइम मैं डिसाइड करके जयपुर आ गया था हम्म। तैयारी करने, हम्म। अप्रैल में। जी।
फरवरी में जैसे वो हुआ था पेपर हम्म, रीट का, उसके बाद पता चल जाता है कि हमारा नहीं होने वाला, तो अप्रैल में हम जयपुर आ गए थे तैयारी करने। जी। उस समय मेरी उम्र लगभग 23 साल की रही होगी। ओके, ठीक है। धर्मेंद्र जी, मुझे एक चीज बताइए कि कई लोग स्टडी करते हैं, जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो कोचिंगें सारी बंद है, स्कूल सारी बंद है, तो लोग जो है ऑनलाइन स्टडी की तरफ ज्यादातर अग्रसर हो रहे हैं। क्या मानते हैं आप, आपकी क्या राय है? ऑनलाइन स्टडी बेटर होती है, ऑफलाइन स्टडी बेटर होती है? क्या आपने ऑनलाइन स्टडी का सहारा लिया था? हाँ सर, जैसे सेकंड ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, तो जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, हम्म। उसके लिए मैंने ऑनलाइन स्टडी का कुछ सहारा लिया था। पहले से ही मुझे अच्छा लगता है ऑनलाइन स्टडी करना, और जीके वगैरह में रुचि मेरी ऑनलाइन स्टडी की वजह से हुई थी। हम्म। जैसे एजे सुभाष चरण सर राजस्थान में, हम्म। राजस्थान जीके उन बहुत इंटरेस्टेड पढ़ाते हैं, तो अपने-अपने दोनों के फ़ायदे हैं, ऑफ़लाइन स्टडी और ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी में बेटर टीचर मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। हम्म। ऑफ़लाइन में थोड़ा ये है कि रूटीन ज़्यादा बनता है। हम्म। आपको टीचर रोज़ाना मिलते हैं, आप शेड्यूल फिक्स होता है, और ऑनलाइन में आप डिले कर सकते हो उसको, नहीं बिल्कुल सही बात। पढ़ते, रुचि कम लेते हो। पर ऑफ़लाइन में आपको टीचर पढ़ाते हैं, रेगुलरली आपको वर्क मिलता है, नोट्स आप बनाते हो टीचर के साथ, फिर रोज़ाना पढ़ना भी पड़ता है। तो इस हिसाब से ऑफ़लाइन स्टडी ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जैसे कि आपने बताया कि आप एक बार असफल हो चुके थे रीट के अंदर, और आपको लग गया था कि यार चलो, ईगो हर्ट हो चुका था कि यार ऐसा नहीं होगा, ऊपर लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कितने घंटे आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की इसके लिए? सर ये तो बस काम ही कुछ नहीं बचा, फिर तो बस पढ़ाई हाँ, हाँ। पढ़ाई। बस बिल्कुल, ये है बिल्कुल। कि हाँ, होना है, उधर पीजी ले लेते हैं, पीजी में कोई काम ही नहीं होता, बस 2 ही काम दिए घर वालों ने भी। एक तो पढ़ना है बस, एक लिमिटेड सोना है, उसके अलावा कोई काम नहीं था, क्योंकि सब चीज़ खत्म हो चुकी थी एक तरह से। प्रायोरिटी में बस अपन को जॉब ही रखनी थी कि हाँ भाई जी, जॉब लगना है। तो जी। एम ही अपना ये हो गया कि पढ़ाई करनी है। अब उसके लिए 13-14 घंटा निकाल लेते थे हम। वेरी गुड। अब किसी दिन नहीं भी होती, तो वो एवरेज में आ जाता है, 10 घंटे, 8-9 घंटे एवरेज हो जाता है। भई किसी दिन काम पड़ जाए, घर आ जाते हैं जैसे जयपुर से कभी-कभी, तो हुँ, एवरेज में मान लेते हैं 10 घंटे निकाल लेते थे आराम बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, आप तो जैसे कि मैच्योर्ड हैं, बीएड भी कर कर लिया था आपने, एमएससी भी कर ली थी। जो लोग गाँवों से शहरों की तरफ आते हैं, एक चकाचौंध होती है उनके सामने। एक अट्रैक्शन से होता है कि यार जयपुर है तो थोड़ा पहले तो घूमेंगे अपन, थोड़ा जीटी चल के आएँगे, डब्ल्यूटी पे चल के आएँगे, थोड़ा कुछ खा पी के आएँगे, मूवीज़ देखेंगे। एक अट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो उनका मेन एम है ना, वो धुंधला पड़ जाता है कहीं न कहीं। क्या लगता है आपको, आपने कैसे अपने आप को सँभाला इसके अंदर, और कैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जयपुर की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जयपुर की ओर रुख कर रहे हैं, उनको अपने आप को सँभालना चाहिए? उनको अपना ध्यान सिर्फ़ एजुकेशन या स्टडी में कैसे लगाना चाहिए? क्या राय देना चाहेंगे आप अपने आप को उनको? सर मेरी तो यही राय है कि अगर जैसे हम घर से बाहर आते हैं तैयारी करने के लिए, तो हमारे ऊपर ऑलरेडी ज़िम्मेदारी आ जाती है। जी, घर वालों का बिलीव, समाज के लोगों का बिलीव जो हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, हमें यही देख रहे हैं कि देखते हैं ये जा गया तो है, तैयारी कैसी करता है, क्या करता है, सिलेक्शन होता है बीए, इसका नहीं होता। तो बिल्कुल। वो सब चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए। सिर्फ़ आपका एम ये होना चाहिए कि भई हम तैयारी करने आए हैं, तो हुँ, हम तैयारी करें। घूमना-फिरना तो बाद में भी होता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम घूमने-फिरने में लगा देते हैं, तो कहीं न कहीं हम सीरियस है ही नहीं, हमारा एम ही नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब का, फिर तो हम घूमने ही आए हैं सिर्फ। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हमारा गवर्नमेंट जॉब का एम है, तो हमें फिर पढ़ाई ही फर्स्ट प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, घूमना-फिरना तो बाद भी हो जाएगा, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल तो सही मैं तो बात। यही कहना चाहूँगा उन्हें, जो भी तैयारी करने बाहर जाते हैं, अपना जो भी मोटिव है, उनका एम है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, प्रायोरिटी में उसी को रखो, घूमना-फिरना नॉट नेसेसरी। वो आप बाद में भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी लाइफ है। मात्र 6 महीने, 8 महीने से कुछ नहीं होना। इतनी तैयारी में आपका जी। धर्मेंद्र जी, आप अपनी जो सिलेक्शन है उसमें टेस्ट सीरीज़ का कितना योगदान मानते हैं? या कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर टेस्ट का कितना योगदान होता है? कुछ बताइए। सर टेस्ट का उतना ही योगदान होता है कि जितना हम तैयारी करते हैं, उससे ये पता चलेगा कि हम
इसमें इतनी तैयारी कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं। जब उसमें टेस्ट सीरीज़ में 400-500 बच्चे बैठते हैं, टेस्ट देते हैं, तो हमको अपना पता चलता है कि हमें यहाँ तक हमने तैयारी कर ली है, हुँ, इससे ज़्यादा बेटर करना चाहिए या हमारी सही वे में कर भी रहे हैं, हम तैयारी नहीं कर रहे। हो बिल्कुल। सकता है कि ऐसा होता है कभी हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा मैटर ही उसमें से नहीं आ रहा है, तो हुँ, वो भी है, उससे ये पता चलता है कि अपनी राइट वे में तैयारी हो रही है। जी। तो उसका तो बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और टेस्ट सीरीज़ से ही क्या है कि जो पेपर में डर होता है एक तरह से हुँ, मार्कशीट कैसे भरेंगे, उत्तर गलत करने की प्रायोरिटी होती है जो वो थोड़ा कम हो जाती है। बहुत रिस्क मतलब बहुत कम हो जाती है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस में आता है, तो हुँ, उसके तो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं हुँ, टेस्ट सीरीज़ के तो। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 15 से 20 टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी चाहिए, 15 से 20 टेस्ट देने चाहिए तैयारी के दौरान। जी, जी। आपने अपनी तैयारी के दौरान क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं, उनका भी सहारा लिया था? बिकॉज़ ऐसा देखा गया है कि जो लोग प्रीवियस ईयर पैटर्न्स देख लेते हैं ना एक बार, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती है क्योंकि एक पैटर्न पता लग जाता है कि हाँ यार, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये टॉपिक हमको ये पैटर्न फॉलो करना है। तो क्या आपने भी वही सहारा लिया था या क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जी सर, वो प्रीवियस के पेपर तो मेरा ये मानना है कि प्रीवियस पेपर, सिलेबस और एनसीईआरटी की बुक्स, ये तो बंदा स्टार्टिंग करने की जब सोचता है तो उसके पास ये होने ही चाहिए। स्टार्टिंग है ये तो, क्योंकि उनसे हमको ये पता चलेगा कि अप्रोच कहाँ तक जा रही है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कि कभी पता चले 3 साल 3 बार जो पेपर हुए उस टॉपिक से पूछा ही नहीं उसने और हम उस पे ही मेहनत करने में लगे पड़े हैं। जी, तो जी, जी। वो तो ज़रूरी है और इनसे क्या है कि बहुत सारा सिलेबस ऐसा होता है आज के टाइम पे आप देख रहे हो, बहुत बड़ा सिलेबस हो गया है हर तैयारी का। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ता है क्या हमें छोड़ना है, क्या किस चीज़ की हमें तैयारी ज़्यादा करनी है। तो ये प्रीवियस पेपर्स होते हैं जो उनसे बहुत मदद मिलती है इस चीज़ में। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही तो बात। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मेरे मन में क्वेश्चन ये उठ रहा है और जनरली ऐसा देखा भी गया है कि कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्या होता है कि जैसे कई लगता है कि यार हमारी तो सारी तैयारी अच्छी है, जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं उनके उनसे उनका हाथ नहीं रुकता और अननेसेसरीली काफी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे 50 क्वेश्चन उनको एग्जैक्टली आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन में उनको तुक्का लग रहा है। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन जो उसको नहीं भी आ रहे हैं, मतलब 1-2 आंसर उन्होंने मतलब 1-2 ऑप्शन उनको दिखे हुए हैं, तो सारे टिक कर देते हैं। तो अपने हाथ को कैसे रोके उस वक़्त? मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जो आ जाता है, उसमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कितने क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए? क्या रणनीति होनी चाहिए इसके लिए? सर मेरा तो ये मानना है कि जैसे हम प्रीवियस पेपर्स देखते हैं, जी, उनमें फिर वो कट ऑफ का एनालाइज़ भी हम करते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि पेपर टफ था उस हिसाब से या ईज़ी था, तो कट ऑफ पिछली बार इतनी गई थी। तो हुँ, उससे हमें कट ऑफ 10 से 20 मार्क्स अपर लेकर चलते हैं। हुँ, नेक्स्ट जब भी पेपर होता है, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि कट ऑफ 10 या 12 मार्क्स ज़्यादा जाएगी। हुँ, तो उस हिसाब से हमें ये सबसे तो पहले ये देखना चाहिए कि जो हमें क्वेश्चन पर्टिकुलरली आ रहे हैं, करेक्ट हैं ये, हमें वो करने चाहिए। फिर हमें ये एनालाइज़ करना चाहिए कि हम उससे ज़्यादा कर दिए हमने कि हम सिलेक्शन के श्योर हैं, होने हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चनों से, तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, रिस्क लेनी ही नहीं चाहिए। अब कुछ ऐसा होता है कि 50% हमने कर दिए, 55% चाहिए हमें उसके लिए। तो उसमें बस हमें सिर्फ़ वही क्वेश्चन करने चाहिए जिसमें हमें 50-50 हो। बाकी का तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। इस बिल्कुल। तरह से करना चाहिए मेरी राय में तो। मैं भी ऐसा ही किया था हमने और सबसे फिर इन चीज़ों से प्रैक्टिस सीरीज़ वगैरह टेस्ट सीरीज़ हम जॉइन करते हैं और कोचिंग में भी इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। हुँ, क्योंकि जो आज के टाइम पे नेगेटिव मार्किंग इसीलिए कि धैर्य की परीक्षा हो गई एक तरह से, कि बिल्कुल, कौन बंदा अपने आप को कितना धैर्य रख पाता है। और बिल्कुल सही इसी बात की है। परीक्षा हो गई है कि अगर आप ये नहीं कर पाते हो, तो आप फेल हो और अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को 2 घंटे रोक लोगे, तो समझो आप सक्सेस हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और क्या नसीहत या और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आज जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इस वक़्त? क्या बोलना चाहेंगे उनको कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? कैसे अपनी तैयारी में वो और धार ला सकते हैं? कैसे अपनी तैयारी को और सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं? सर मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले तो आप पक्का ये मन बना लीजिए कि हमें इसी पेपर की तैयारी करनी है, इसी चीज़ को फाइट करना है। आज के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा तो यही देख रहा हूँ मैं
पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रीट आ रही तो रीट की तैयारी कर रहे हैं। वो बिल्कुल एक बिल्कुल। नाव वाली बात होनी चाहिए कि हम्म, हमें इसी फील्ड में जाना है, उसी की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि मैं खुद हूँ, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं टीचर के अलावा दूसरी पोस्ट भरनी भी है, वो जॉइन हम्म, भी करनी है। रीट दिया फर्स्ट ऑफ फेल हुए कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ग्रेड आ रही है उसको देंगे। हम्म, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड हो जाता है कि हमें इसी चीज़ की तैयारी करनी है। हम्म, दूसरा, आप चाहे ऑनलाइन तैयारी करो, चाहे ऑफलाइन तैयारी करो या सेल्फ करो, उसमें सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट ये होती है, जैसे ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, तो पढ़ाई मोर इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो टीचर्स का गाइडलाइंस है, सबसे पहले तो आप बिलीव ही करो उन पे। अगर आप उन पे कोचिंग में जॉइन कर रहे हो, तो सबसे पहले बिलीव इम्पोर्टेंट है कि उस टीचर पे बिलीव कीजिए आप, किया जाए कि बिल्कुल। हाँ भाई, ये हमें पढ़ा देगा। अगर बिलीव ही नहीं है, तो फिर तो आप सेल्फ ही कर लो। उन पे बिलीव करो, और जो वो आपको बताते हैं, बीच-बीच में गाइडलाइंस देते हैं, उनको आप फॉलो करो। लास्ट में पेपर में आपको यूज़ ज़रूर करनी है। अगर आप पढ़ाई करते हो उनके अकॉर्डिंग और गाइडलाइन यूज़ नहीं करते, जैसे मुझे एक किस्सा याद है, हमारे फिजिक्स के टीचर हम्म, थे। हम्म, उन्होंने गाइडलाइन देते हैं कि फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन करने ही नहीं है आपको। हमारे 43-44 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं सेकंड ग्रेड में। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि फिजिक्स के आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने ही नहीं, 10 या 12 क्वेश्चन करने हैं मैक्सिमम। हम्म, अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 34 फिजिक्स के कर रहे हैं, 40 फिजिक्स के करके आए हैं, जबकि सारे उनके नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ें जब टीचर बोल रहा है आपको, तो उसका फॉलो करना चाहिए आपको। सब कुछ उनको सौंप दो ना जब आप कर रहे हो, और ये आपका लाइफ का बड़ा है, तो वो आपको काफ़ी कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, काफ़ी बच्चे आपके जैसे निकाल चुके हैं, तो अपनी क्यों चलानी है, उसमें अपनी चलाओ ही मत। उसके बिल्कुल। अलावा एनसीईआरटीज़ बुक होती है 11th-12th की, वो हम्म, आपको नेसेसरी है। चाहे आरबीएसई बोर्ड ले लो, चाहे एनसीईआरटी, कोई भी कंपल्सरी वो हम्म, आपके पास बुक होनी चाहिए। हम्म, इसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं जो आपको अभी बताए मैंने, वो आप जॉइन करो, या वो भी जॉइन नहीं करते हो आप, तो मार्केट में बहुत सारे मॉडल पेपर्स, हम्म, प्रैक्टिस सेट, वो आप 1-2 लगाओ। उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं बेटर पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ होनी चाहिए, और सबसे मेन तो यही होना चाहिए कि प्रायोरिटी में हमें हमारी जॉब के लिए रखना चाहिए जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ प्रेफरेंस पता होनी खत्म। चाहिए अपने को कि भाई करना क्या है हाँ, लाइफ में। 10 नावों पर करना क्या जाओगे है। कुछ ना मिलेगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, कल मैं मोटिव कन्फर्म। मुकेश जी से भी यही बात कर रहा था। उन्होंने भी मुझे ये बताया कि सर फिजिक्स में 44 क्वेश्चंस आते हैं और हमको सिर्फ 15-16 ही करना पड़ते हैं। तो मैं सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसा, क्योंकि एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन करने होते हैं। मुकेश जी ने कहा कि सर यही तो सक्सेस का तरीका होता है, क्योंकि हमको कोचिंग में यही बताया जाता है कि सर फिजिक्स में ना ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते हैं वो। तो हमको लगता है कि आंसर तो सही है लेकिन गलत हो जाता है वो। तो मुझे काफी सारी चीजें जानने को मिली इस एग्जाम के बारे में कि कैसा कैसा होता है। जैसे आप भी बता रहे हैं कि सर 14-15 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इस तरीके से। और क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे आप? इसके अलावा गाइडलाइन यही है सर, तैयारी करो, अच्छे से करो, हम्म, पढ़ाई करो, जो भी है, मतलब चाहे आप ऑनलाइन क्लासेज, आज जैसे कोरोना चल रहा है, अब इसमें ऑफलाइन तो पॉसिबल है नहीं, तो जी, अगर ऑनलाइन भी कर रहे हो तो आप अच्छे ढंग से करो। ये नहीं आप क्लास ले रहे हो, लेटे हुए हो, नोट्स बना नहीं रहे हो। वो सब चीज़ मतलब फुल डेडिकेट हो जाओ ना उस काम के लिए। 8 महीने अगर आपके आगामी 25-30 साल, 40 साल को बदल सकते हैं, तो आप वो कर लो ना, बिल्कुल। वो करने चाहिए। बाकी मुकेश जी से, वो मेरे रहे रूममेट रहे हैं, उनसे काफ़ी सीखने को मिला। कम से कम फ्रेंड भी बनाओ तो ऐसे अच्छे बनाओ कि जी, हाँ भाई, उनसे बहुत कुछ सीख, उन्होंने मतलब सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। केमिस्ट्री वो स्पेशलिस्ट रहे हैं, 5-7 साल उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ा है। तो हम्म, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कंसल्ट देम, ऐसे फ्रेंड बनाओ। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, और इस सीखने में कुछ नहीं होना चाहिए भाई, फाइनली हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें रिजल्ट चाहिए। जहाँ से सीखने को मिल रहा है आप सीखो, बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी जो भी बाहरी चीज़ है, वो तो आप त्याग दो। अंडरग्राउंड वाली बात जैसे सुना है कि अंडरग्राउंड होके तैयारी करो, तो जी, वो करनी पड़ती है आज के टाइम पे तो। हम्म, बिल्कुल सही बात। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आपकी जो गाइडलाइंस है, जो आपकी नसीहत है, एकदम सटीक है। जो एक्चुअल एग्जाम की पोजीशन होती है कि हाँ ऐसा पैटर्न एग्जाम में आता है, इस तरीके से हमको करना चाहिए, एकदम सटीक आपने जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को। उम्मीद है आप ऐसे ही भविष्य में और आगे बढ़ते रहेंगे, और उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी आपको देख करके अपनी जो तैयारी है उसमें और सुदृढ़ता लेके आएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में, जानेंगे कि आपने एग्जाम का पैटर्न कैसा कैसा होता है और कैसे कैसे आपने
तैयारी को अपना सुदृढ़ किया और एग्जाम में सिलेक्शन लिया। तब तक के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। धन्यवाद। धन्यवाद।